7 बजे कुछ अहम लोग मेहमानों के इस्तकबाल के लिए यहाँ आ गए और उसके बाद मेहमानों की आमद शुरू हो गई। ये कौन लोग थे और क्या हैसियत रखते थे उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, लेकिन जब 4 अफराद के साथ एक मानूस शख्सियत अंदर दाखिल हुई तो मेरे बदन का सारा खून चेहरे पर जमा हो गया। इस बदबख्त का यहाँ क्या काम था? ये ऑलिव हार्वर्ड था। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि अचानक मैं लाखों खतरात में घिर गया हूँ। किसी और की मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हार्वर्ड एक इफरीत था। मैं जानता था कि वो अब फजाओं में मेरी खुशबू सूंघ लेता है, इसलिए उससे महफूज रहना सबसे मुश्किल काम था। मेहमान अपनी नशिस्तों पर फरोकश हो गए। एक शख्स ने मीटिंग की कार्रवाई का आगाज किया। इब्तिदाई रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने कहा, हम लोग जिस मिशन की तकमील के लिए तवील अरसे से यहाँ जमा थे, आज वो मुकम्मल हो रहा है और हमें खुशी है कि बेशुमार खतरात से निमटने के बाद बिलाखिर कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। कीमियावी हथियारों के नमूने और उनके फॉर्मूले हमारे लिए जिस कदर अहम हैं आप सब जानते हैं। चंद बड़े मुल्क तहफ़्फ़ुज़े इंसानियत का एक ड्रामा खेल रहे थे। आप सब उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस, और उनके ये ड्रामे पब्लिसिटी हासिल करने के लिए होते हैं। वो इंसानियत के अलंबरदारों में अपना नाम देखना चाहते हैं। हालांकि ऐसे चंद फार्मूले ज़ाया करके उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक फार्मूलों की तैयारी शुरू हो जाती है और ये खेल नए सिरे से जारी हो जाता है। हमारी पॉलिसी खुली हुई है। हमें हर तरह के हथियारों की जरूरत है ताकि हम ठोस बुनियादों पर जिंदा रह सकें। इसीलिए हम इस आबदोज में दिलचस्पी ले रहे हैं। नाम नेहाद अमन पसंद हमें नाकाम करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में मिस्टर हायल जोशियो ने हमारी मदद की है। बेशक दुनिया का हर शख्स कारोबार करता है, हायल जोशियो भी हमसे कारोबार कर रहे हैं और वो उसमें हक बजानिब हैं। हमारे जिन दोस्तों ने इस मामले में हमारी मदद की है उनमें मिस्टर ऑलिव हार्वर्ड का नाम सर फहरिस्त है। दर हकीकत मिस्टर जोशियो को हमारे हक में हमवार करना उन्हीं का काम है। अमरीकी CIA के अहम तरीन नुमाइंदे मिस्टर हार्वर्ड हम में से एक हैं और उन्होंने हमारी ये मदद अपने मुल्क की तरफ से नहीं बल्कि खालिस ज़ाती बुनियादों पर की है। हम खुसूसी तौर पर इनके शुक्रगुजार हैं। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, ये मेरा फर्ज था। सहूनियत के फरोग के लिए हर यहूदी को, खा वो कहीं भी हो, किसी भी हैसियत का हामिल हो, मसरूफ अमल रहना चाहिए। आखिरी फर्द का इंतजार था और फिर ये आखिरी फर्द भी अंदर दाखिल हो गया। ये एक दुबली पतली बूढ़ी औरत थी। सफेद बालों वाली ये औरत शक्ल सूरत से बेहद ज़हीन नजर आती थी। उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। मैंने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। उसने एक कागज एक यहूदी अफसर के हवाले करते हुए कहा, मेरा नाम गैशी बायरन है और जोशियो ने मुझे मुकम्मल इख्तियारात देकर आपके दरमियान भेजा है। ये उसका दस्तखत शुदा पैगाम आप सबके लिए। गैशी बायरन को मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक नशिस्त दी गई और फिर जोशियो का पैगाम सुनाया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपनी जमीन अपने समंदरों में जोशियो आपको खुशामदीद कहता है। मदाम गैशी मेरी अजीजा हैं और मेरी दस्ते रास्त हैं। आप लोगों की पेशकश मैंने मंजूर कर ली है और आबदोज आपके हवाले करने पर तैयार हो चुका हूँ। मादाम से बकिया उमूर तय कर लें और इस सौदे को मुकम्मल करें। हायल जोशियो। किसी ने पूछा, मादाम ये आबदोज हमें कहाँ से हासिल करना होगी? बूढ़ी औरत ने कहा, जगह अदायगी के बाद बताई जाएगी। पूछा गया, अदायगी आप किस शक्ल में पसंद करेंगी? औरत ने कहा, सिर्फ सोने की शक्ल में। किसी मुल्क की करेंसी काबिल कबूल नहीं होगी। पूछा, हमें इसके लिए कितना वक्त दिया जाएगा? औरत ने कहा, सिर्फ 10 दिन। हम इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। पूछा, अदायगी के बाद हमें मजीद कितना इंतजार करना होगा? औरत ने कहा, ये सवाल शातिराना है, इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। पूछा, क्यों मैडम? बूढ़ी ने जवाब दिया, क्योंकि इस तरह आप आबदोज की रेंज का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा, क्या आबदोज पूरी तरह वर्किंग ऑर्डर में है? हम उसे बाआसानी ले जा सकते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, उसे पहले से बेहतर बना दिया गया है। उसकी कारकर्दगी शानदार है और वो किसी भी लंबे सफर पर ले जाई जा सकती है। कहा गया, हम ये अदायगी 10 दिन के अंदर कर देंगे। क्या हमें इस बात का इत्मीनान दिलाया जा सकता है कि अब सौदा हमारे ही हक में तय हो चुका है और किसी और तरफ से सौदेबाजी का कोई खतरा नहीं है? औरत ने कहा, हायल ने आपसे वादा किया है। इसके अलावा मैं एक और खुशखबरी आपको सुनाना चाहती हूँ। लोगों ने इश्तियाक से पूछा, फरमाइए। उसने कहा, अरबों ने मुश्तरका तौर पर हमें आबदोज की खरीदारी के लिए एक माकूल पेशकश की है। हम ये बदमामलगी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर हार्वर्ड की खुसूसी दरखास्त पर हम इसके लिए मजबूर हो गए। हमने उनसे कहा है कि वो सोना लेकर आएं, हम आबदोज उन्हें दे देंगे। चुनाचे मुकर्ररा 10 दिन के बाद भी अगर कुछ वक्त उनके आने में लग जाए तो आप हमें उसकी रियायत दे देंगे।
اس کے सिले में हम वो 9 फलस्तीनी आपके हवाले कर देंगे जो तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के अहम रुकन हैं और आबदोस के सौदे के लिए हमारे पास आए थे। उनके अलावा वो लोग भी आपकी मिल्कियत होंगे जो मतलूबा सोना लेकर आएंगे। आप लोगों को इस पर कोई एतराज है? कहा गया, ये वक्त ज्यादा तवील तो नहीं होगा मैडम। औरत ने कहा, इसका इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा, तब हमें इस पर एतराज नहीं होगा। बूढ़ी औरत ने कहा, इसके बाद कोई बात गौर तलब नहीं रह जाती। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। मेरे सीने में आग का एक समंदर मौजन हो गया था। अरबों के खिलाफ इस घिनौनी साजिश में ऑलिव हार्वर्ड पेश था। दिल ही दिल में तैश खाते हुए मैंने कहा, हार्वर्ड, बड़ा कर्ज है तुझ पर। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब मैं तुझसे इंतकाम लूंगा, ऐसा इंतकाम के तेरी पूरी कौम कांप उठेगी। लेकिन अब एक और अहम जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी, अरबों को इस नए खसारे से बचाने की। मीटिंग बर्खास्त हो गई। मेहमान एक एक करके वापस चले गए। रात को 11 बजे मैंने वायरलेस पर अपने चीफ डीन मार्शे को इत्तला दी। कहा, मीटिंग खत्म हो गई है मिस्टर मार्शे, तमाम कार्रवाई बखैर खूबी हो गई, मेहमान वापस जा चुके हैं। डीन मार्शे बोला, मेरी महबूबा तुम्हें सलाम कहती है। बड़े खूबसूरत वक्त में तुमने मुझे ये इत्तला दी है। मैंने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो बोला, हनीमून, ऐश। तुम्हारी बीवी यकीनन एनके से वापस आ गई होगी। कप्तान तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर सहूलत मुहैया करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मिस्टर मार्शे। कप्तान गिरोश ने मुझे एक शानदार लॉन्च मुहैया कर दी और मैं अपने जजीरे की तरफ चल पड़ा। एक तरफ अपनी शानदार कामयाबी पर मुझे खुशी थी तो दूसरी तरफ मैं सख्त तरद्दुद का शिकार था। 9 फलस्तीनियों के उस वफ्द की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी और उसके साथ ही उन लोगों के मिशन को नाकाम बनाना था। ये सब कुछ किसी एक इंसान के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अगर कामयाबी नसीब हो ही जाए तो इससे बड़ी खुशबख्ती क्या होगी। जजीरा तारीकी में डूबा हुआ था। चारों तरफ एक सहमी हुई सी खामोशी तारी थी। मैं पिस्तौल हाथ में लिए हुए एहतियात से पोशीदा मकान की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों से गुजरने के बाद हल्की सी रोशनी देखकर तजस्सुस भी हुआ और इत्मीनान भी। इत्मीनान इस बात पर कि शॉर्टो वापस आ गया है। तजस्सुस ये था कि वही है या कोई और, लेकिन अंदर शॉर्टो ही था। बोला, सख्त नींद आ रही थी चीफ, लेकिन अगर तुम सुबह भी वापस आते तो मैं तुम्हें जागता ही मिलता। मैंने कहा, शुक्रिया शॉर्टो, अपनी कामयाबी की खबर सुनाओ। वो बोला, मामूली से काम था चीफ। कौन से तीर मारने थे? तुम्हारी तलब करदा चीज ले आया हूँ। ये कहकर उसने ट्रांसमीटर मेरे हवाले कर दिया। उस ट्रांसमीटर को सही सालिम वसूल करके मुझे बेपनाह खुशी हुई। मैंने पूछा, मार्शल के हालात? वो बोला, हस्बे मामूल, कोई अहम बात नहीं हुई। मैंने पूछा, मोर वगैरह से मुलाकात हुई? उसने कहा, मिस्टर केंट मिले थे, मिस्टर मोर एन के गए हुए थे। मैंने पूछा, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर किसी को कोई तशवीश? उसने कहा, मैं कह चुका हूँ चीफ कि मैं एक कतई गैर अहम शख्सियत हूँ। भला मेरे लिए किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मैंने कहा, मेरे लिए तुम इस वक्त दुनिया के अहम तरीन इंसान हो शॉर्टो, मेरे तन्हा साथी। वो बोला, मैं इन अल्फाज को अपने रिकॉर्ड में रखूंगा चीफ। इससे पहले किसी ने ये अल्फाज नहीं कहे और इसके बाद भी शायद कोई नहीं कहेगा। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहूंगा शॉर्टो। उसने कहा, मैं सो जाऊं चीफ, सख्त नींद आ रही है। मैंने कहा, बड़े इत्मीनान से, शुक्रिया। ये कहकर मैं मकान से बाहर निकल आया और फिर एक सुनसान जगह जाकर मैंने बेचैनी से तहजीब को कॉल की। चंद लम्हात के बाद उससे राब्ता कायम हो गया। उसकी आवाज उभरी, तहजीब बोल रही हूँ। मैंने पूछा, तन्हा हो? बोली, नहीं, मेरे महबूब का ख्याल मेरे सीने से लगा हुआ है। मैंने कहा, जवाब में क्या कहूँ? बोली, खामोश हो जाओ, यही जवाब होगा। मैंने कहा, बेहद अहम इत्तलात हैं। तहजीब ने कहा, इरशाद। मैंने कहा, तारीना हार्डो से कोई राब्ता कायम हुआ? बोली, आज ही उनसे बात हुई है। मैंने उन्हें बताया है कि अली इंतहाई नामुसाइद हालात में काम कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। मैंने पूछा, इस वक्त उनसे राब्ता कायम कर सकती हूँ? बोली, हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा, तारीना को मेरा एक खुसूसी पैगाम फौरन दे दो। उनसे कहो कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके बैरूत में तंजीम से राब्ता कायम करके अली यार खान का एक पैगाम दे दिया जाए। ये अशद जरूरी है और इसमें एक लम्हे की ताखीर सख्त खतरनाक होगी। तहजीब संजीदा होकर बोली, पैगाम दोहराओ अली, हम बाकी बातें फिर करेंगे। मैंने कहा, नोट करूं। अली यार खान तंजीम का खादिम इत्तला देता है अपने दोस्तों को कि उसकी हयात का हर लम्हा फलस्तीन की आज़ादी के लिए वक्फ है और हर वो जगह जो उसकी निगाह में आ जाए कि जहां तंजीम का मफाद हो उसका अमल जारी हो जाता है। चुनाचे इन दिनों मैं उस आबदोस की फिक्र में हूँ जो तंजीम के लिए लम्हा फिक्रिया बनी हुई है, हाल जोशियो बदअहदी कर रहा है और अरब दुनिया की तरफ से मौसूल शुदा पेशकश को कबूल करके धोखादही करना चाहता है। चुनाचे जो दौलत सोने की शक्ल में भेजी जा रही है उसे फौरन किसी मौसर बहाने के साथ रोक दिया जाए। ये दौलत हजम कर ली जाएगी और उसे लाने वालों को वापस नहीं किया जाएगा।
उन 9 अफराद की मानिंद जो इसकी कैद में हैं और जिन्हें जबर तशद्दुद के जरिए इस गुफ्त शुनीद पर आमादा किया जा रहा है। आबदोज का सौदा हुकूमत इसराइल के हक में तय हो गया है और हफ्ते अशरे के अंदर वो उनके हवाले कर दी जाएगी, लेकिन खुदा के फजल से वो कभी इसराइल नहीं पहुंचेगी और मैं आप लोगों को इसकी तबाही की इत्तला दूंगा। खादिम अली यार खान। तहजीब ने लरसती हुई आवाज में पूछा, बस? मैंने कहा, हाँ तहजीब, ये पैगाम जिस कदर जल्द बैरूत पहुंच जाए उतना ही बेहतर है। वो बोली, मैं अभी तारीना हार्डो को मुखातिब करके उससे इस्तदा करूंगी कि ये काम फौरन कर दे, बस एक बात बता दो। मैंने कहा, पूछो तहजीब। बोली, तुम ये सब कुछ करते हुए महफूज हो? मैंने कहा, हाँ खुदा का शुक्र है। बोली, मुझसे कब मिलोगे? मैंने कहा, मिलना चाहती हूँ। उसने कहा, हाँ मुझे भी कुछ अहम इत्तला तुम्हें देना है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने पूछा, कब और कहाँ? वो बोली, मगर तुम्हारी मसरूफियात? मैंने कहा, चंद रोज में फारिग हो जाऊंगा। वो बोली, तो अली कल मुझसे मिल लो, यहीं मैडम मार्टिना की रिहाइशगाह पर आ सकोगे? मैंने पूछा, किसी लिहाज से नुकसानदेह तो नहीं होगा? वो बोली, जो कुछ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो मुमकिन है तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद साबित हो, इसलिए ये खतरा मोल लिया जा सकता है। मैंने पूछा, कल किस वक्त? बोली, शाम को 6 बजे पहुंच जाओ। मादाम शाम के बाद अपनी ख्वाबगाह में चली जाती हैं, मैं तुम्हें पूरे पते से आगाह किए देती हूँ, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मेरी हैसियत मुमताज है, मैं खुद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। मैंने कहा, पता बताओ, और तहजीब मुझे पूरे पते से आगाह करने लगी। मैंने कहा, मेरा दिल मुसर्रत से लबरेज है तहजीब, इस तरह दीदार करवाने का शुक्रिया। वो बोली, और मैं इसी वक्त से कल शाम का इंतजार करूंगी, खुदा हाफिज। मैंने भी उसे खुदा हाफिज कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया और फिर आंखें बंद करके ख्यालात में गुम हो गया। तहजीब वाकई मेरे दिलो दिमाग में रच बस गई थी, उसका तसव्वुर मेरी जिंदगी था। वो मुझे क्या बताना चाहती है? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उसने सारी एहतियात बालाए ताक रख दी है? वक्त गुजारना वाकई एक मुश्किल मसला था, लेकिन अब इंतजार की रिवायती लज्जत का मजा भी चखना था। सुबह होने को थी जब अपनी जगह से उठा और उस चट्टानी मकान में आ गया जहां शॉर्टो गहरी नींद सो रहा था। आहट पैदा किए बगैर मैं एक जगह मुंतखब करके लेट गया। जहन बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए नींद आने में देर न लगी। फिर पेट में गर्दिश करने वाले चूहों ने जगाया और एक निगाह में अंदाजा हो गया कि दिन का काफी हिस्सा गुजर गया है। शॉर्टो मौजूद न था। अंगड़ाई लेकर घड़ी देखी, 1 बज रहा था। ये भी बेहतर ही हुआ था, आधे दिन की तकलीफ खत्म हो गई थी, वरना इंतजार सुहाने रूह होता। मेरे कदमों की आहट हुई तो शॉर्टो अंदर आ गया। शॉर्टो ने कहा, पानी तैयार है, मुंह हाथ धो लो चीफ, तो बेहतरीन खाना पेश करूंगा और उसके बाद कॉफी। मैंने कहा, दिल खुश कर दिया शॉर्टो, जल्दी से खाना निकाल लो, मैं अभी तैयार हुआ। भुना हुआ गोश्त, पनीर और बासी स्लाइस जिन्हें मक्खन में तलकर नरम कर लिया गया था, उस वक्त दुनिया की सबसे लजीज शय लगी। फिर गोश्त पर चौंक पड़ा। शॉर्टो ने बताया कि उसने मुर्गाबियां शिकार की हैं। मैंने उसे भी अपने साथ शरीक किया था। मैंने पूछा, इस दौरान कोई खास बात तो नहीं हुई? उसने कहा, कतई नहीं चीफ, सब अमन रहा। मैंने कहा, हमें एनके चलना है शॉर्टो। उसने कहा, जरूर चलना है चीफ, क्या रात को रुकोगे? मैंने पूछा, क्यों? बोला, बस ऐसे ही पूछ लिया था। बदकिस्मती से वो दोनों मियाँ बीवी थे, वरना यहाँ शराब जरूर होती। मैंने कहा, तुमने ये नहीं पूछा कि एनके क्यों चलना है? शॉर्टो ने कहा, क्यों पूछूं? चीफ दिमाग है और शॉर्टो बदन, बस इतना ही काफी है। मैंने कहा, तुम्हारे मुल्क में तुम्हारा क्या ओहदा है शॉर्टो? वो बोला, प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट कारकुन हूँ। मैंने कहा, मेरे साथ आवारागर्दी पसंद करोगे? मेरे लिए अपना डिपार्टमेंट छोड़ सकोगे? वो बोला, खुराक शराब सिर्फ इन 2 चीजों से रिश्ता है और कोई नहीं अपना चीफ। अब तुम्हारी मोहब्बत भी शामिल हो गई है। जो शख्स किसी दूसरे के लिए जान पर खेल जाए, ज़हीन हो, कदर करना जानता हो, उसका साथ कौन बदनसीब छोड़ना चाहेगा? तुम शॉर्टो को कबूल करोगे चीफ, तो कौन इनकार करेगा? मैंने कहा, बस शॉर्टो, अभी इतना ही कह सकता हूँ, तैयारियां करो। वो बोला, ओके, बोट से चलोगे या लॉन्च से? मैंने कहा, बोट मौजूद है अभी तक। बोला, हाँ मैं वही इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन वो पोशीदा है, तलाश करने पर ही मिल सकती है। मुझे एहसास है कि वो आइवान फैरो की मिल्कियत है और उसे तलाश किया जा रहा होगा। मैंने कहा, उसे जाया कर दो शॉर्टो, ये जजीरा हमारे लिए अहम है। अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो हमारी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ हो जाएगा, हमारी जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी, और अगर ऐसा न भी हुआ तो हमसे ये ठिकाना छिन जाएगा। वो बोला, कोई मसला ही नहीं है चीफ, लेकिन इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं? मैंने कहा, हाँ कहो। बोला, ये लॉन्च जिससे हम सफर करेंगे महफूज है, मतलब ये कि दूसरे लोग इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे? मैंने कहा, नहीं, मैंने अपना किरदार बखूबी निभाया है। तुमने देखा, अब मैं बूढ़े की शक्ल में नहीं हूँ।
शॉर्टो ने कहा, ओके चीफ, मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दो। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने प्रोग्राम के बारे में गौर करता रहा। बहुत सी चीजें जहन में उलझी हुई थीं, लेकिन उनका कोई हल नहीं था और इस सिलसिले में बस एक ही तरीका काफी था। जो सामने है उसे देखो, जो ओझल है उसके लिए परेशान न हो, वरना सलाहियतें उलझ जाती हैं और असल काम भी अंजाम नहीं दिया जा सकता। चुनाचे उलझनों को जहन से दूर करना ही बेहतर है। शॉर्टो तकरीबन 20 मिनट के बाद वापस आ गया। बोला, काम हो गया बॉस। किसी चीज का हुसूल मुश्किल होता है, उसे फना कर देना बहुत आसान। मैंने कहा, आओ चलें, और हम दोनों साहिल की तरफ चल पड़े। एनके की फजा मामूल के मुताबिक थी। सड़कें बाजार पुररौनक थे। एक बाकायदा शहर था और कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ एक दिन दीवानों का होता है। फेरो ने इस बारे में बड़ी अजीब कहानी सुनाई थी। पाम स्प्रिंग नामी एक छोटे से होटल में एक कमरा हासिल किया गया और हम कमरे में मुकीम हो गए। मैंने शॉर्टो से कहा, तुम रात को किसी वक्त यहाँ आना चाहो तो आराम से आ सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ वक्त मुझे देना होगा। उसने कहा, हाजिर चीफ, ये भी कहने की बात है। मैंने कहा, एक पता नोट करो और मुझे वहां ले चलो। मैंने उसे तहजीब का बताया हुआ पता दोहरा दिया। उसने कहा, ओ, मैं इस जगह के बारे में तो जानता हूँ। एनके के दौलतमंदों का इलाका है। उस तरफ लूट मार भी नहीं होती क्योंकि वहाँ जबरदस्त रखवाले होते हैं। वैसे ये इलाका एनके का आखिरी सिरा है, उसके बाद समंदर है। मैंने पूछा, फासला कितना होगा? बोला, यहाँ से 80 मील दूर है। मैंने कहा, ओ, क्या वहाँ होटल वगैरह हैं? उसने कहा, नहीं चीफ, वहाँ होटलों का क्या काम, पार्क वगैरह बिखरे हुए हैं। साहिल पर एक खूबसूरत तफरी गाह है जहाँ लातादाद ट्रॉलर खड़े होते हैं। वो खालिस दौलतमंदों का इलाका है। मैंने कहा, तब यूं करो शॉर्टो, मुझे वहां पहुंचा दो और उसी टैक्सी में वापस आ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। उसने कहा, ओके चीफ, कितनी देर में चलोगे? मैंने कहा, मेरे ख्याल में अब वक्त जाया करना बेकार है। शॉर्टो ने कहा, तो तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैंने मेकअप उतारा और फिर एक उम्दा से सूट में मलबूस होकर कमरे से निकल आया। शॉर्टो को मैंने काउंटर पर चाबी देने भेज दिया और खुद बाहर निकल आया। शॉर्टो ने बाहर आकर एक टैक्सी रोकी और हम उसमें बैठ गए। शॉर्टो बोला, ग्रास हिल। ड्राइवर चौंक पड़ा। वो फिर बोला, मरो मत, वापस भी आना है। ड्राइवर ने मुतमईन होकर कहा, ओके लॉर्ड, और टैक्सी आगे बढ़ा दी। रास्ते में शॉर्टो ने कहा, जो जगह तुमने बताई है चीफ, वो साहिल के करीब हो सकती है, हम सीधे साहिल पर चलेंगे। मैंने इस बात का कोई जवाब न दिया। टैक्सी सफर करती रही। मैं बाहर के मनाजिर देख रहा था। एनके डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर नजर आए। मुजरिमों के उस जजीरे पर बेहतरीन इंतजाम थे, लेकिन हैरत अंगेज बात थी कि ये किसी मुल्क के तहत नहीं था। समंदर में किसी हादसे का शिकार होकर अगर कोई उस तरफ निकल आए तो उसे गुमान भी ना हो कि वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहां से मुहज्जब दुनिया में वापसी का सफर इंतहाई मुश्किल हो सकता है। उसे तो यही महसूस होगा जैसे वो किसी बाकायदा शहर तक पहुंच गया है। इनके एक हैरत अंगेज जजीरा था और उसकी रिवायात तिलिस्मी हैसियत रखती थी जो सुनने वाले को मशहूर कर दें। मैं भी अगर उसकी कहानियां सुनता तो मेरे दिल में उसे देखने की ख्वाहिश जाग उठती। टैक्सी का सफर जारी था। इमारतों का सिलसिला खत्म हो गया। खूबसूरत बागात और उनके दरमियान खाल खाल मकानात फैले हुए थे। कोई हिस्सा गैर आबाद नहीं छोड़ा गया था। जाहिर है उस छोटे से इलाके में ये अय्याशी मुमकिन नहीं थी। यहाँ कोई ज़रई निज़ाम नहीं था। तमाम की तमाम चीजें बाहर से आती थीं। ना ही यहाँ कोई सनत लगी हुई थी। बस एनके डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर थे या फिर दुकानें, बाजार और होटल। 80 मील का सफर तकरीबन 85 मिनट में तय हुआ। टैक्सी मुनासिब रफ्तार से सफर कर रही थी और हम उस सफर से लुत्फानंदोज हो रहे थे, यहाँ तक कि हम साहिल के करीब पहुंच गए। ग्रास हिल नामी इलाका इसमें बामुसम्मा था। छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले ताहद निगाह फैले हुए थे, लेकिन वो सब घास से लदे हुए थे और उनकी ढलानों पर छोटे छोटे चनार और सर्व के दरख्तों की बहुतात थी जो दूर से देखने पर इतने हसीन नजर आते थे कि निगाह उन पर से न हटे। जगह जगह फूलों की काश्त की गई थी और उन्हें मुख्तलिफ शक्लों में तराश दिया गया था। वो पार्क जिनके बारे में मुझे शॉर्टो ने बताया था इतने जाज़िबे निगाह थे कि वहां पहुंचने के बाद वहां से जाने को जीना चाहे। ऐसे ही एक पार्क के सामने शॉर्टो ने टैक्सी रुकवा दी और नीचे उतर गया। शॉर्टो ने ड्राइवर से कहा, तुम चंद मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। उसने गर्दन हिला दी। शॉर्टो मेरे साथ आगे बढ़ गया। बोला, कैसी जगह है चीफ? मैंने कहा, कमाल की जगह है शॉर्टो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इलाका इतना हसीन होगा। शॉर्टो बोला, एनके बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ रहना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। जो लोग यहाँ कारोबार करते हैं उनके दिल से पूछो चीफ कि वो यहाँ कैसे जिंदगी गुजारते हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो 11 महीने काम करते हैं और जब लूट मार का त्यौहार आता है तो अपना बोरिया बिस्तर संभाल कर यहाँ से गायब हो जाते हैं। अजीब जिंदगी है यहाँ की।
मैंने मतलब की बात पर आते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में वो कोठी कौन सी हो सकती है जिसका मैंने तुम्हें पता बताया है? शॉर्टो इधर उधर देखने लगा। उसने कई कोठियों के नंबर देखे और फिर एक समत रुख करके बोला, चीफ, वो जो तुम्हें हल्के सब्ज रंग की एक इमारत नजर आ रही है, मेरे अंदाजे के मुताबिक वही तुम्हारी मतलूबा जगह है। मैंने इमारत की तरफ देखा। हल्के सब्ज रंग की इमारत के सामने एक बहुत बड़ा वसी लॉन फैला हुआ था जिस पर सब्जा ही सब्जा मौजूद था। दरख्त झूल रहे थे और उन दरख्तों में मुख्तलिफ फल लटके हुए थे। पस मंजर में एक छोटी सी घास से लदी हुई पहाड़ी थी और दाहिनी समत साहिल। गोया ये कोठी साहिल से मिली हुई थी और मुमकिन है उसका कोई हिस्सा समंदर से जा मिला हो। उस हसीन तरीन जगह को देखकर मेरी आंखें ताज्जुब और हैरत से फैल गईं। तहजीब वाकई एक खूबसूरत जगह मुकीम है, मैंने सोचा, और फिर हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर हम दोनों कोठी के करीब से गुजरे। जो नंबर तहजीब ने मुझे बताया था वो कोठी पर पीतल की प्लेट की शक्ल में नजर आ गया। मैंने कहा, ओके शॉर्टो, यही मेरी मतलूबा जगह है। उसने कहा, चीफ, किसी बहुत दौलतमंद आदमी की रिहाइश गाह मालूम होती है। बहरहाल तुम बेहतर जानते हो। हाँ, ये तो बताओ, वापसी के लिए तुम क्या तरीका इख्तियार करोगे? बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाए, क्योंकि यहाँ रहने वाले टैक्सियों में सफर नहीं करते। मैंने कहा, तुम उसकी फिक्र न करो शॉर्टो, कुछ न कुछ कर लिया जाएगा। शॉर्टो ने पूछा, तो फिर मैं जाऊं? मैंने कहा, हाँ यकीनन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही पाम स्प्रिंग पहुंच जाऊंगा। शॉर्टो ने कहा, तो फिर खुदा हाफिज। हालांकि चीफ, तुम्हें छोड़ते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये भी समझता हूँ कि तुम यकीनन किसी जरूरी काम से यहाँ आए हो। मैंने कहा, जिस काम से मैं यहाँ आया हूँ उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। शॉर्टो मुझे सलाम करके चला गया। मैं अपनी जगह खड़ा उस टैक्सी को जाता देखता रहा जिसमें हम लोग आए थे। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो मैं गहरी सांस लेकर इमारत की तरफ मुतवज्जह हो गया। मैंने इमारत के अतराफ का एक चक्कर लगाया और उसके बाद साहिल की जानिब चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।